हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्री यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय प्रेम प्रकाश मेवाड़ा में। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य विषय मानव अधिवास है और इस वीडियो में आपको मानव अधिवास से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ जाने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम एक एक करके इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवास की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, आवास, मकान, घर या निवास स्थान को अधिवास की मूलभूत इकाई कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अधिवास की क्या परिभाषा होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए इसको कि पृथ्वी का जो धरातल है उस पर मानव के द्वारा, किसके द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित और विकसित जो आवास हैं उन आवासों के संगठित समूह को क्या कहेंगे, अधिवास कहेंगे। फिर देखिए दोस्तों, मानव के अधिवास को बस्ती भी कहा जाता है। मानव के अधिवास को क्या कहा जाता है, बस्ती। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि बस्ती किसे कहा जाता है, तो ये आपका जवाब हो गया। अब हम बात करते हैं कि मानव अपने अधिवासों का उपयोग किसके लिए करता है। तो सीधी बात हो गई कि मानव अपने अधिवासों का उपयोग निवास के लिए करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य को अधिवासों की आवश्यकता क्यों होती है। तो मानव को अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए अधिवासों की आवश्यकता होती है। तो आपको इन बिंदुओं को याद रखना है कि मनुष्य जो है अधिवासों की आवश्यकता क्यों महसूस करता है। तो मनुष्य को अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए अधिवासों की आवश्यकता होती है। सीधे सीधे हम बात करें तो अधिवासों को मकानों का समूह कहते हैं। अधिवासों को मकानों का समूह कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए एक और बात कि बस्तियां जो होती हैं वो विकास क्रम में जब आगे बढ़ती है, जब वो विकसित होती हैं और जब वो विकसित होती अपने एक नए आयाम तक पहुंचती हैं, तो वो विभिन्न चरणों को पार करती है। अर्थात वह नगर, महानगर, विराट नगर, विश्व नगर या मिलियन सिटी के रूप में अपना रूप धारण करती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भौगोलिक विद्वान ब्लांस या कहें विडाल डिला ब्लांस, इनके अनुसार अधिवास मानव द्वारा स्वयं एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना है। क्या कहते हैं ब्लांस? कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा स्वयं को और अपनी संपत्ति को, ठीक है, अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो एक निर्मित जो संरचना है, उस निर्मित संरचना को ही अधिवास कहा जाता है। तो ब्लांस की ये परिभाषा भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि बस्ती या अधिवास का स्थायित्व किन तथ्यों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, स्थानीय जो संचित संसाधन होते हैं, बाह्य विश्व से जो संबंध होते हैं, या भावी उन्नति की जो संभावनाएं होती हैं, या मनुष्य की जो सुरक्षा, या कहें कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो कारक होते हैं, इन सभी जो महत्वपूर्ण तथ्यों पर मानव का अधिवास या बस्ती, उसका स्थायित्व निर्भर करता है। अच्छा, अधिवासों का निर्माण किन उद्देश्यों पर आधारित होता है, यानी कि अधिवासों का निर्माण किन उद्देश्यों के लिए होता है। तो देखिए, अधिवासों का निर्माण के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। जैसे नंबर 1 लेते हैं, मौसमी परिस्थितियाँ। मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए भी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण के लिए भी जो है अधिवासों का निर्माण किया जाता है। तीसरा, जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा के लिए भी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। और चौथा हो गया, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। तो ये उद्देश्य जो हैं वो भी आपको याद रखने हैं कि अधिवासों के निर्माण के लिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर एक इमेज के तौर पर आपको अधिवासों के प्रकार बताए गए हैं। तो देखिए, मानव अधिवासों का वर्गीकरण जो है वो मोटे तौर पर दो भागों में किया जाता है। मानव अधिवासों का वर्गीकरण मोटे तौर पर दो भागों में किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं ग्रामीण अधिवास और नंबर 2 है नगरीय अधिवास। तो देखिए, इस इमेज में आपको ग्रामीण अधिवास भी दिखाया गया है और नगरीय अधिवास भी दिखाया गया है। दोनों को आप देखें और विश्लेषण करें कि दोनों में कितना चेंजेज हैं। एक में घरों का प्रकार, उनकी बनावट, उनकी संरचना में क्या स्थितियां हैं और दूसरे में उनकी बनावट, उनका निर्माण सामग्री और किस तरह की जो व्यवस्था है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोनों में काफ़ी अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रामीण अधिवास की। दोस्तों, अधिवासों के इस टॉपिक में आपको जो है अधिवासों के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है और अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवास की। तो मानव के ऐसे अधिवास समूह जिनमें प्राथमिक क्रियाकलापों, आप प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या क्या हो गए, जैसे कि कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन या वनों से पदार्थों को प्राप्त करना या उनका संग्रहण करना, ये सभी कार्य जो हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। और यही प्रकार के जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं वो मुख्य रूप से ग्रामीण अधिवासों की विशेषता होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। इस प्रकार के अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है। दोस्तों, ग्रामीण जो अधिवास होते हैं उनमें आधुनिकता बहुत ही कम देखने को मिलती है और वो प्रकृति से ज़्यादा जुड़े होते हैं, अर्थात उनमें प्राकृतिक आवरण ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार के अधिवासों के मकानों के बीच की दूरी अधिक होती है और मानव मूल्यों में घनिष्ठता देखने को मिलती है, अर्थात आपस में एक दूसरे के बीच में काफ़ी प्रेम और सद्भाव की भावना देखने को मिलती है गाँव के लोगों के बीच में। हम बात करें ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की, तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण अधिवासों के भी जो प्रकार हैं उनको मोटे तौर पर 4 भागों में रख सकते हैं। कितने प्रकार में रख सकते हैं? 4 प्रकार में। सबसे पहले हम बात करते हैं सघन व गुच्छित अधिवास की। दूसरा है प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास की। तीसरा मिश्रित अधिवास की और चौथा पल्ली अधिवास की। अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 1 लेते हैं सघन या गुच्छित अधिवास। दोस्तों, सघन या गुच्छित अधिवास को पुंजित, संहत, सकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से भी जाना जाता है। और सघन ग्रामीण जो अधिवास होते हैं ये मुख्यतः उपजाऊ मैदानी भागों या समतल या पर्याप्त जल की जो उपलब्धता वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विकसित होते हैं और इनमें आवास गृह जो हैं वो पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव जो है एक सघन घना बसा हुआ प्रतीत होता है, घना बसा हुआ दिखाई देता है। हम सघन और गुच्छित अधिवासों की विशेषताओं की बात करें तो अधिवास मुख्यतः खेतों के मध्य में या बाढ़ से सुरक्षित जो ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ पर ऐसे अधिवास पाए जाते हैं और सभी आवास पास पास बने होते हैं और सामाजिक प्रगाढ़ता इनमें अधिक होती हैं। इनमें आवासों की संख्या 40 या 40 से भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि 50 तक भी हो सकती है। फिर बात करते हैं कि सघन अधिवासों का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ जो मैदानी जो भाग होते हैं, सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये अधिवास पाए जाते हैं। भारत में सघन ग्रामीण जो अधिवास हैं वो मुख्य रूप से गंगा सतलज के जो मैदान हैं या मालवा के जो पठार है या विंध्यन के पठार है या नर्मदा घाटी हैं और राजस्थान के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर ये सघन और गुच्छित अधिवास देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास की। तो देखिए दोस्तों, ऐसे अधिवास बिखरे हुए
प्रतीत होते हैं, अर्थात दूर दूर जो है बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। क्या विशेषता है इनकी? तो ऐसे आवास एक दूसरे से दूर होते हैं और व्यक्ति एकांकी रूप में रहते हैं, अर्थात व्यक्ति एकांकी जीवन जीता है और व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। एक दूसरे की में सहयोग की भावना कम होती है और कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की जो भावना होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। वितरण की बात करें, कहाँ पर ऐसी बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो जो उत्तरी जो अमेरिका है वहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो प्रेरी प्रदेश हैं, ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश हैं, और एशिया के स्टेपी क्षेत्र, और भारत में गंगा के खादर क्षेत्र, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, तराई व भाबर क्षेत्र, और राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा, और जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ पर ये प्रकीर्ण अधिवास मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आपको इनके वितरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस जो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये अधिवास दूर दूर एक दूसरे से बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो एक समूह बनता है अलग अलग जगह पर, ये प्रकीर्ण अधिवासों का उदाहरण है। तो इस इमेज को आप दिमाग में नोट करें। अब हम बात करते हैं नंबर 3, मिश्रित अधिवास की। तो दोस्तों, इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। यह सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है और सामान्य तौर पर किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रामीण अधिवासों के कौन से प्रकार में पर्यावरणीय कारण की अपेक्षा पारिवारिक कारक सर्वाधिक उत्तरदायी होता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मिश्रित अधिवास। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राजस्थान के जो कोटा जो जिला है वहाँ की एक तहसील है सांगोद, और सांगोद तहसील में गांव है खुर्द गांव। तो यह मिश्रित अधिवास का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे भी आपको इस मानचित्र में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर, पल्ली अधिवास की। तो दोस्तों, इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग होते हैं किंतु एक ही बस्ती में बसे मिलते हैं, मतलब थोड़े अलग अलग भी होते हैं पर एक ही बस्ती में बसे हुए होते हैं, इसलिए उन सब का नाम एक रहता है। और बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जैसे भीलों की ढाणी, जैसे गुजरों की ढाणी, ठीक है ना, राजपूतों की ढाणी, मेघवालों की ढाणी। तो ये अलग अलग ढाणियाँ तो होती है लेकिन गांव क्या होता है? गांव एक ही होता है, ठीक है। और वितरण की बात करें तो ऐसे जो अधिवास हैं वो पर्वतीय प्रदेश की जो निचली जो घाटियाँ होती हैं, जो पर्वतीय जो ढलानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की निचली जो घाटियाँ होती हैं और खनन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के अधिवास मुख्य रूप से दिखलाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन मुख्य तथ्यों को आप जो है याद करने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में आप बताने का ज़रूर प्रयास करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और इस वीडियो के बारे में आप अपने दोस्तों से भी जो है चर्चा करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का अधिक से अधिक फ़ायदा हो सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।